गुड मॉर्निंग। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा था। तो मैंने आपको शुरू से बताया कि अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स का तो आपको दो टेबल याद होना ज़रूरी है। पहला तो वो लिगेंड्स वाला टेबल, सही है, जिसमें हमने अराउंड 29 to 30 लिगेंड्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। उसके बाद मेटल्स वाला टेबल, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में उस टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वाला? मेटल वाला टेबल। दोनों टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों टेबल पूरी तरीके से याद होने चाहिए। जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इस केस में आपको लिगेंड्स तो अब तक कुछ याद हो चुके ही होंगे, उसी तरीके से मेटल्स को भी याद रखना है, लिगेंड्स को भी याद रखना है। और उन टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आपको, जैसे कि उनका नेचर या फिर चार्जेस या फिर जब आईयूपीएसी नेम बनाता है तो उसके नाम, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सही, तो धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ पे देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैंने लिखा x प्लस इसका 0 रहता है इंटू 6, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस PO4 फॉस्फेट के ऊपर रहता है -3 चार्ज, कितनी बार है? 2 बार, इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया +3। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब 6 बार है तो हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा, वाटर को लिखेंगे एक्वा। वाटर जब लिगेंड रहता है, वाटर जब लिगेंड रहता है तो हम लिखते हैं इसको एक्वा, QUA एक्वा। और ये जब लिगेंड नहीं रहता है तो हम इसको लिखते हैं हाइड्रेट। ये चीज़ याद रखो, जब लिगेंड प्रेजेंट है तो एक्वा, जब वो लिगेंड नहीं है तो उसको हम लिखते हैं हाइड्रेट। यानी वाटर अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस ब्रैकेट के बाहर है तो हम उसको लिखते हैं हाइड्रेट, और वाटर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी ब्रैकेट के अंदर है तो हम इसको लिखते हैं एक्वा। ये डिफरेंस है। उसके बाद बाकी आईयूपीएसी नेम में ये कोई चीज़ नहीं लिखनी, यहाँ पे 3 लिखा है वगैरह, ये कुछ नहीं लिखना। ये जो 3 वगैरह रहते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। ये 3 रहता है ना, यहाँ पे 3 लिया है ना हमने, तो वो क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है, इसलिए वो 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये फॉस्फेट का 2 भी रहता है ना, ये भी 2 इसमें आ जाता है। मैं जब आपको बताता हूँ कि ये 3 नहीं लिखना, ये 2 नहीं लिखना, लेकिन वो चीज़ जो है वो आईयूपीएसी नेम में पहले ही आ चुकी है। कहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर, इस नंबर के फॉर्म में। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें पहले आ चुकी है, देखो ये 3 और ये 2, इसलिए हम उसको बार बार आईयूपीएसी नेम में नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ हम ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉजिक नहीं जानना है उसका, लॉजिक क्या है, बस उसको याद किस तरीके से रखना है कि ये 3 नहीं लेना है और ये 2 नहीं लेना है। क्लियर है? अब देखो मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है, यहाँ तक हो गया। तो इसको लिखेंगे आप सिर्फ फॉस्फेट, इसके आगे लिखना चाहिए लेकिन जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? हेक्सा एक्वा मैग्नीज 3 फॉस्फेट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। अब देखो, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट x, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है 0 × 3। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, सही है। सल्फेट के ऊपर रहता है -2 चार्ज × 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया +3, सही है। तो कोबाल्ट के ऊपर आ गया +3। अब देखो ये EN जो रहता है ये क्या रहता है? इथिलीन डायअमाइन। क्या रहता है? इथिलीन डायअमाइन। अब देखो यहाँ पे डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो लिगेंड है इसके नाम में ही डाई प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या है, इससे पहले हम डाई ट्राई नहीं लगा सकते क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो लिगेंड है इसका जो आईयूपीएसी नेम है, तो इस केस में उसके अंदर ही नेचुरली डाई प्रेजेंट है, ओरिजिनली उसमें डाई प्रेजेंट है, तो हम इससे पहले अभी डाई ट्राई टेट्रा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बिस ट्रिस टेट्राकिस, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 3 बार इस्तेमाल किया गया तो हम लिखेंगे ट्रिस, सॉरी यहाँ पे 3 बार इस्तेमाल किया गया तो हम इसको लिखेंगे ट्रिस, सही है। उसके बाद कोबाल्ट 3, उसके बाद लिखेंगे आगे सल्फेट। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें याद रखने में इस एग्जांपल में आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे ट्राई नहीं लिखना है, अगर आप ट्राई लिखते हो तो गलत है। रीज़न समझ लो, क्योंकि आगे जो लिगेंड का नोमेनक्लेचर हमने किया है वहाँ पे ओरिजिनली डाई प्रेजेंट है, अगर वहाँ पे डाई ट्राई प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे डाई ट्राई कुछ भी नहीं लिख सकते, सही है। तो यहाँ पे डाई प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्राई नहीं लिख सकते आप।
तो वहाँ पे लिखना क्या है, मैंने आपको प्रोविजन बताया था कि बिस, ट्रिस या फिर टेट्राक्रिस लिख सकते हो आप, ये चीज़ होगी। उसके आगे उसके बाद ये जो 2 और ये नंबर 3 रहता है, ये दोनों कहाँ पे आ गए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे ये आ जाते हैं। तो इसको वापस से कुछ तो बाय लिख रहे हैं या फिर डाई लिख रहे हैं या फिर इसको ट्राई लिख रहे हैं, वो चीज़ गलत हो जाती है। इसको और इसको नंबर को IUPAC में मेंशन नहीं करना है, वो मेंशन हो चुका है कहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर के फॉर्म में। तो ये चीज़ पहले कैलकुलेट हो चुकी है, तो उसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और लिखा भी नहीं जाता है, वो भी रॉन्ग वे हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होमवर्क का सेकंड IUPAC नॉमेनक्लेचर बन गया। फिर देखते हैं थर्ड नंबर का। अब देखो कोबाल्ट का निकालना है x, फ्लोरीन के ऊपर रहता है -1 चार्ज, कितनी बार है, 2 बार। इथिलीन डायमंड के ऊपर 0 2 प्लस ClO4 ये क्या रहता है, पर क्लोरेट, इसके ऊपर रहता है -1 चार्ज, और ये कितनी बार है, 1 बार, इज इक्वल टू 0। ये ClO4 पूरा एक ही है, ClO4 माइनस ये रहता है पर क्लोरेट। टेबल में आपने देख ही लिया होगा, ClO4 माइनस पूरा एक रहता है पर क्लोरेट। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे देखो। अब देखो यहाँ पे 2 नॉमेनक्लेचर है, एक इथिलीन डायमंड है, मैं नाम लिखा के बताता हूँ, एक तो है इथिलीन डायमंड डायअमाइन और दूसरा है फ्लोरो। अब 2 लिगेंड्स है, तो किसको पहले लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई और एफ में कौन आता है पहले, ई पहले आता है, तो इसको पहला प्रेफरेंस दो, इसको पहला प्रेफरेंस दो, इसको दूसरा प्रेफरेंस दो। सही है? कैसे हमने डिस्टिंग्विश किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। इथिलीन डायमंड का ई पहले आता है, फ्लोरो का एफ उसके बाद में आता है। तो पहले आप लिखोगे इथिलीन डायमंड। तो इथिलीन डायमंड में देखो मैंने फिर से बताया कि इस नाम के अंदर ही ओरिजिनली डाई प्रेजेंट है, तो आप इससे पहले डाई ट्राई नहीं लगा सकते हो। तो आप क्या लगाओगे, बिस, ट्रिस या फिर टेट्राकिस। तो देखो 2 बार है इसलिए मैंने लिखा बिस, और ये इथिलीन डायअमाइन लिखा मैंने। उसके बाद फ्लोरो कितनी बार है, 2 बार, डाई फ्लोरो, तो मैंने लिखा डाई फ्लोरो। और ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए लिखा हमने कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो नहीं निकाला हमने। x इज इक्वल टू कितना आता है, -2 -1 -3 +3 ये +3 आ गया। उसके बाद पर क्लोरेट, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर बन गया। हमने कोबाल्ट क्यों लिखा है, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि ये ClO4 -1 हो जाता है तो ये +1 हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने आपको बताया अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम चेंज करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल का नाम एज इट इज लगता है। सही, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही रखेंगे। मान लो वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो हम इसको कोबाल्टेट लिख देते हैं, और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो हमने कोबाल्ट ही लिखा है, बाकी कोई चेंज नहीं। सही, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मैं आगे बताता हूँ आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट देखेंगे IUPAC नेम ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो मैं इसके एग्जांपल लेके बताता हूँ। सेम जैसे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है वैसे ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहते हैं। यहाँ पे CO NO2 ट्राइस NH3 ट्राइस। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसके ऊपर x है, NO2 के ऊपर रहता है -1 चार्ज × 3, अमोनिया के ऊपर रहता है 0 चार्ज × 3 = 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3, यानी कोबाल्ट के ऊपर जो है वो +3 चार्ज है। यहाँ तक सब लोग पहुँच गए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्या है, ना ही इससे पहले कुछ लिखा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, कुछ भी नहीं लिखा है। ना ही इसके बाद कोई नेगेटिव आयन लिखा है, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर ClO4, SO4। सही है, इसके बाद भी कुछ नहीं लिखा है, इससे पहले भी कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर सेम हमने जो इससे पहले किया है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का, उसी तरीके से करना है, कोई चेंज नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो 2 लिगेंड्स हैं, NH3 यानी क्या है, अमोनिया, सॉरी अमाइन लिखेंगे इसको, अमाइन, और इसको लिखेंगे नाइट्रो और नाइट्रेटो N। क्या लिखेंगे आप इसको, नाइट्रो या फिर नाइट्रेटो N, दोनों भी नाम है इसका। अब देखो ये 2 लिगेंड्स हैं,
तो दोनों में कॉम्पिटिशन कराओ। पहले किसका लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली अमाइंस का ए पहले आता है तो इसको पहला प्रेफरेंस दे दिया, नाइट्रो का एन बाद में आता है तो इसको दूसरा प्रेफरेंस दे दिया। तो पहले अमाइन लिखो, कितनी बार है, ट्राई, तो मैंने लिखा ये ट्राई, ट्राई अलग से लिखो, फिर अमाइन अलग से लिखो, स्पेलिंग देखो ट्राई फिर अमाइन, स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो नाइट्रो कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने लिखा ट्राई, नाइट्रो को लिखो नाइट्रो, तो ये लिखा मैंने ट्राई नाइट्रो। और कोबाल्ट के लिए लिखना है कोबाल्ट। अब यहाँ पे देखो कोबाल्टेट जो करते हैं हम, कोबाल्टेट मैंने आपको एक टेबल लिखा के दिया था, कोबाल्टेट वो कब करना है, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तभी करना है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है, दोनों केस में आपको मेटल का नाम एज इट इज ही लिखना है, जो मेटल का नाम है वही लिखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 1 2 3, तो इस तरीके से इसका नाम बन जाता है ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट 3। और भी कॉम्प्लेक्स देखते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आ जाएगी। सेकेंड CO Cl Cn NO2 और NH3 ट्राइस, NH3 ट्राइस। अब देखो यहाँ पे एक साथ 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना X, इसके ऊपर कितना रहता है, -1 चार्ज, प्लस इसके ऊपर कितना रहता है, -1 चार्ज, प्लस इसके ऊपर कितना रहता है, -1 चार्ज, प्लस अमोनिया के ऊपर कितना रहता है, 0 × 3 = 0, तो X = कितना आ गया, +3। अब देखो कंपटीशन में कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है क्लोरो, ये है क्लोरो, फिर है साइनो, CN यानी साइनो, और NO2 यानी क्या है, नाइट्रो, NO2 यानी नाइट्रो है, और NH3 यानी अमाइन है। इतनी इसके नॉमेनक्लेचर है, यानी जब वो लिगेंड रहता है, ये कोई भी आयन हो या फिर कोई मॉलिक्यूल हो, तो वो जब लिगेंड के तौर पे प्रेजेंट रहता है तो हम लिखते हैं क्लोरो, साइनो, नाइट्रो और अमाइन। नाइट्रो को ऑफ नाइट्रीटो एन भी लिख सकते हो, सही है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत कब पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। और उसका नाम भी याद रखना, नाइट्रीटो एन। काफ़ी बार जो है नाइट्रो को नाइट्रीटो एन के फॉर्म में लिखा जाता है, तो कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या, तो आपको दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, नाइट्रो भी और नाइट्रीटो एन भी। क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है, नाइट्रीटो एन के भी नाम से आ सकता है, सही, तो हमें दोनों नाम याद रखने। जनरली नाइट्रो का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अब देखो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो। अब अमाइन का ए पहले आता है तो पहली प्रायोरिटी इसको दे दी मैंने, फिर साइनो का C बाद में आता है, तो इसमें देखो सेकंड लेटर H पहले आता है तो इसको दूसरी प्रायोरिटी दे दी, फिर Y आता है इसलिए इसको तीसरी, और N सबसे आखिरी में इसलिए चौथी। तो इसी सीक्वेंस में लिखना है। अब देखो अमाइन कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने लिखा ट्राई अमाइन, देखो मैंने ट्राई अमाइन लिखा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है क्लोरो की, क्लोरो कितनी बार, 1 ही बार है, तो यहाँ पे लिखा मैंने क्लोरो। स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूल्स के हिसाब से स्पेस देना नहीं है, लेकिन आप इनकेस अगर आदत के हिसाब से दे भी देते हो तो कोई वो कंसिडरेशन में है, कोई रॉन्ग वे है नहीं। उसके बाद CN के लिए लिखा मैंने साइनो, और उसके बाद NO2 के लिए मैंने नीचे लिखा नाइट्रो, और उसके बाद कोबाल्ट के लिए लिखा मैंने कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 3। तो इसका नाम पढ़ सकते हो, ट्राई अमाइन, क्लोरो, साइनो, नाइट्रो, कोबाल्ट 3। तो इसका इस कॉम्प्लेक्स का ही IUPAC नेम बन जाता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, जब भी एक से ज़्यादा लिगेंड्स होते हैं प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली ही हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो वो तो आपको पता है किस तरीके से करना है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। आगे देखते हैं। NaCO4। अब देखो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैंने लिखा इसके लिए X। उसके बाद कोबाल्ट के ऊपर रहता है चार्ज 0, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैं इसके ऊपर बता दूं, CO के ऊपर रहता है चार्ज 0, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन इसको क्या है, कार्बोनिल ही कहा जाता है। इसको लिगेंड्स के तौर पे जब ये रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल कहते हैं। ये कितनी बार है, 4 बार, =0, तो X के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 0। तो चार्ज जो है वो 0 भी हो सकता है। अब तक जितने कॉम्प्लेक्स देखे हमने वहाँ पे एक तो चार्ज पॉजिटिव था,
नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव था। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, लेकिन जीरो भी चार्ज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी जीरो चार्ज है, इस मेटल के ऊपर भी जीरो चार्ज है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो 4 बार है तो मैंने लिखा टेट्रा, CO को क्या लिखेंगे हम कार्बोनिल, और निकेल को लिखेंगे निकेल, चार्ज लिखेंगे जीरो। अब जीरो को रोमन में वगैरह कुछ नहीं लिख सकते, तो जीरो को जीरो ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो, इस तरीके से इसका ये IUPAC नॉमेनक्लेचर बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे FeCO5, FeCO5। अब देखो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट X, CO के ऊपर आता है 0 और ये 5 बार है, तो हम लिखेंगे X = 0। अब देखो नाम क्या बनता है, देखो 5 बार इसलिए लिखा मैंने पेंटा, CO को लिखा मैंने कार्बोनिल और फेरस को लिखा मैंने फेरस, और चार्ज जो है वो 0। सही, तो इस तरीके से ये इसका आगे वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर बन जाता है, पेंटा कार्बोनिल फेरस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl2 PPH3 ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ। X निकेल का हो गया +-1, इसके ऊपर चार्ज -1 है, कितनी बार है क्लोरीन 2, इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है ट्राइफिनिल फॉस्फेट के ऊपर 0 इंटू 2 बार है इसलिए = 0, तो X = कितना आ गया +2। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसके ऊपर चार्ज +2 आ गया। अब मैं PPH3 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता दूँ। PPH3 इसको हम क्या लिखते हैं ट्राइफेनिल, और इसी के आगे रहता है फॉस्फाइन। अब इसका दोनों नाम सेम है, यानी इन जनरल नेम भी सेम है और लिगेंड्स के तौर पे भी इसका यही नाम लिया जाता है। लेकिन इस नाम के अंदर मैं आपको बता दूं, ये ट्राई जो प्रेजेंट है ये ओरिजिनली प्रेजेंट है। जैसे इथिलीन डाइअमाइन, उसमें डाई प्रेजेंट था, तो हमने उससे पहले जो भी इस्तेमाल करते तो उसके अगर देखो लिगेंड्स के नाम के अंदर ओरिजिनली डाई ट्राई वगैरह प्रेजेंट है, तो इससे पहले आप डाई ट्राई नहीं ले सकते हो, क्योंकि मान लो ये लिगेंड मैंने लिया 4 बार लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेट्रा, तो यहाँ पे टेट्रा ट्राइफेनिल फॉस्फाइन, ये थोड़ा गड़बड़ा हो जाता है। या फिर मैंने अगर ले लिया मान लो 3 बार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राइफेनिल फॉस्फाइन, तो ये चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। सही, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब भी ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट रहती है कि डाई ट्राई उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम 20 ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। मान लो यहाँ पे 2 बार ये ट्राइफेनिल फॉस्फाइन प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्या करूँगा 20 लिखूँगा, 20। मैंने आपको बताया 20 ट्रिस टेट्रा किस, तो 20 इसको मैं लिखूँगा ट्राइफेनिल फॉस्फाइन, और उसके बाद डाइक्लोरो और उसके बाद निकेल 2, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या बनता है 20 ट्राइफेनिल फॉस्फाइन निकेल 2। अच्छा 1 मिनट, इसमें और एक गड़बड़ हो गया हमारे, मैं बताता हूँ। अब देखो ट्राइफेनिल फॉस्फाइन ये एक IUPAC नॉमेनक्लेचर है, और हमारे पास एक क्लोरो। सही है, तो अब देखो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने हैं। क्लोरो का C और ट्राई का T, इसमें पहली प्रायोरिटी किसकी, इसकी, और दूसरी इसकी, तो ज़रा नॉमेनक्लेचर हमें बदलना पड़ेगा। अब देखो ये ट्राई जो है वो लिगेंड्स के ओरिजिनल नाम के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर कर सकते हैं। सही, तो देखो क्लोरो लेना है पहले आपको, तो मैं ये जो है वो गलत है, हम लिखेंगे डाइक्लोरो, उसके बाद 20 और ये ट्राइफेनिल फॉस्फाइन, उसके बाद निकेल 2। सही, तो ये नॉमेनक्लेचर पूरी तरीके से सही है। इसको ज़रा हटा दो, बाकी आप समझ सकते हो। सही, तो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो वो पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो जा।
हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो और एक मैं कॉम्प्लेक्स बताता हूँ। यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ आयोनिक कॉम्प्लेक्स। IUPAC नेम ऑफ आयोनिक कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसको ब्रैकेट में लिखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसको ए दे दो, ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स बताता हूँ यहाँ पे CrCl2 CN2 NH3 ट्वाइस और ये माइनस। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस -1 इंटू 2 प्लस साइनाइड के ऊपर -1 रहता है इंटू 2 प्लस इसके ऊपर 0 इंटू 2 इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू कितना बनता है, देखो x इज इक्वल टू बनता है ये 4 उधर जाके +4 हो जाता है और ये +3 बन जाता है। अब देखो 3 लिगेंड है, साइनो, क्लोरो और अमाइन। तो इसमें पहले अमाइन को लिखना है क्योंकि अल्फाबेटिकली वो अमाइन का ए पहले आता है। तो मैंने लिखा अमाइन, उसके बाद क्लोरो का C बाद में आता है, सॉरी इसके आगे H रहता है और इसके आगे रहता है साइनोक में Y रहता है। तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो और इसको लिखेंगे हम डाई साइनो। क्रोमियम को लिखेंगे हम क्रोमेट। क्रोमियम को क्रोमेट क्यों लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने 3। क्रोमियम को क्रोमेट क्यों लिखा, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो जब भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है तो इस केस में हम उसको कहते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये जब भी रहता है तब हम क्या करते हैं, जो मेटल का नाम रहता है वो बदल के जो मैंने टेबल में लिखा के दिया था वैसा लिखते हैं। क्रोमियम को लिखेंगे क्रोमेट। सपोज निकेल है तो निकेलेट, फेरस है तो फेरेट, सही है, गोल्ड है तो यूरेट। इस तरीके से जो टेबल मैंने आपको बताया था, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, वो टेबल पूरा याद हो जाना चाहिए। तो उस तरीके से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर चेंज करना है। और एक बनता है B कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। B कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी डायरेक्टली आपको अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, CO Cl ONO En ट्वाइस प्लस। क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट के ऊपर रहता है X चार्ज, क्लोरीन के ऊपर रहता है -1 इंटू 1, सॉरी ये एक ही की बार है ना, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ प्लस ये -1 प्लस ONO के ऊपर रहता है -1 चार्ज प्लस इथिलीन डायमंड के ऊपर रहता है 0 चार्ज इंटू 2 इज इक्वल टू +1। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, यानी कि जो लिगेंड्स रहते हैं वो टेबल पूरा याद ही करना है। टेबल के अंदर लिगेंड्स जो है उसके चार्जेस, उसके नाम, उसका नेचर पूरा याद होना ही चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सॉल्व होंगी। तो x इज इक्वल टू आता है +3। अब देखो मैं इसके नाम बताता हूँ। एक तो है आपके पास क्लोरो, पहला तो है क्लोरो, दूसरा है नाइट्रिटो N और तीसरा है इथिलीन डायमंड। ये 3 चीज़ें हैं, 3 लिगेंड है। तो आप अल्फाबेटिकली अरेंज करो। C पहले आता है, इसको पहला प्रेफरेंस, E बाद में आता है दूसरा प्रेफरेंस, N सबसे आखिरी में आता है तीसरा प्रेफरेंस। तो पहले लिखो क्लोरो, उसके बाद नाइट्रिटो O। ये O यानी ऑक्सीजन से क्या करता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। ONO जब भी लिखा जाता है, मैंने आपको डिफरेंस बताया था, NO2- और ONO-। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट रहती है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहती है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं नाइट्रिटो N, सॉरी इसको O लिखना, सॉरी यहाँ पे O लिखो। तो नाइट्रो में क्या रहता है, नाइट्रोजन डोनेटिंग साइट रहती है, और ONO में क्या रहता है, ऑक्सीजन एक डोनेटिंग साइट रहती है। ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यानी कि एक ही लिगेंड के पास 2 अलग अलग डोनेटिंग साइट रहती है, तो उसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। लेकिन एक बार में वो एक ही जगह से
पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यानी वो एक बार में या तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल के साथ और बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऑक्सीजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल के साथ और बॉन्ड बनाएगा। तो इसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या रहता है कि एक ऐसा लिगेंड कि जिसके पास दो डोनेटिंग साइट हो, यानी उसके पास दो ऑप्शंस हो, या तो कहीं से भी नाइट्रोजन से करे या फिर ऑक्सीजन से करे, लेकिन एक बार में वो एक ही जगह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी एक बार में एक ही जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मेटल के साथ जुड़ता है, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों होनी चाहिए उसके पास। इसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो मैंने लिखा क्लोरो नाइट्रिटो ओ, इसको कहा मैंने नाइट्रिटो ओ, और उसके बाद ये चीज़ें मत लिखो, इसको मैं बाद में अलग से एक्सप्लेन करूँगा आपको। और इसके आगे लिखेंगे आप। अब इसको देखो, ये इथिलीन डायमाइन है तो इसमें डाई पहले प्रेजेंट है, तो मैंने इसको लिखा 20। अब यहाँ पे ओ के बीच में जो है वो हाइफन देना है, ये भूलो मत, यहाँ पे डैश डैश देना ही है, क्योंकि ये ओ जो है वो अलग है, ये ओ अलग है और ये ओ अलग है, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है, तो यहाँ पे हाइफन देना ये मत भूलो। फिर लिखा हमने 20, फिर लिखा हमने इथिलीन, तो ये मैं चीज़ हटा देता हूँ अभी, डायअमाइन, और इसको एक बार ब्रैकेट कर दूँ ताकि ये पता चल जाए कि 20 जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर के वाले पार्ट का ही है, यानी ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट ही दो बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये वाला। फिर आता है कोबाल्ट। हमने कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम 3, यानी ये 3। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बन जाता है। और एक देखेंगे हम सेकेंड, CO EN ट्राइस 3+। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है x, इसके ऊपर रहता है 0 × 3 इज इक्वल टू +3। ये ऊपर जो लिखा है मैंने वहाँ पे लिखा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 +3। अब देखो इथिलीन डायमंड कितनी बार है, 3 बार, तो मैंने लिखा ट्रिस। अब ये तो इसके साथ अवेयर हो चुके हो, मैंने ट्राई क्यों नहीं लिखा, ट्रिस क्यों लिखा। उसके बाद इथिलीन डायअमाइन, और ये हो गया आगे कोबाल्ट 3, इथिलीन डायमाइन 20, नहीं सॉरी, ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट 3। ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बन जाता है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब मैं आपको एक कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको बताता हूँ। अब देखो मान लो ऐसा है, एक एग्जांपल में बताता हूँ, CONH3 6, अच्छा सॉरी, CONH3 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं। अब देखो जो मेटल रहता है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है, सॉरी मेटल रहता है, इसके बाहर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है। तो देखो यहाँ पे जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, सही है। ये सारी चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। यानी कि ये जो ब्रैकेट है, हम ऐसा कहते हैं कि ये जो सॉरी इसका रीजन जो है वो हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से चालू हो गया ये से, सॉरी हाँ, तो इसका रीजन देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का रीजन क्या रहता है, ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें वो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। एक चीज़ याद रखनी है, क्या, ब्रैकेट टू ब्रैकेट जो भी चीज़ें हैं तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, सही है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसको कनेक्टेड जितने भी लिगेंड्स रहते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी करा के दिखा है कि यहाँ पे देखो NH3 अमोनिया क्या करता है, इसका अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल को कनेक्टेड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। क्या कह रहा हूँ मैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। अब देखो यहाँ पे 6 अमोनिया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो हो गया 6, सही है। इसको काफ़ी बार
यानी हम ऐसा कहते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी जो भी एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी है, उन्होंने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं मेटल के साथ, तो वो जो नंबर रहता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर है? या फिर इसकी और एक डेफिनेशन होती है कि यहाँ पे जितने सिग्मा बॉन्ड रहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, जितने सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रहते हैं उतना ही नंबर रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब देखो सिग्मा बॉन्ड यानी इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो रहता है उसको सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में भी मेंशन किया जाता है, क्योंकि जब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो फिर भी वो केस में शेयर ही होते हैं, तो काफ़ी बार सिग्मा बॉन्ड के केस में भी याद रखना है। इन्हें डेफिनेशन किसी भी तरीके से बोली जा सकती है। सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में भी जितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, या फिर लिगेंड जो है अपने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस बताता हूँ। अगर मान लो CO EN ट्राइस है और मैंने यहाँ पे लिखा 3+, अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है कि अलग है। सही है, तो मैं आपको बता दूँ। EN जो रहता है वो क्या रहता है NH2 CH2 NH2। तो ये जो इथिलीन डायमंड है, अबे लग जा, हाँ, इथिलीन डायमंड जो है ये क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड क्यों है? क्योंकि ये नाइट्रोजन से भी अपनी कोबाल्ट के मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, इस नाइट्रोजन के साथ भी कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी एक ही बार में ये दो जगह से जुड़ जाता है। इथिलीन डायमंड यहाँ से भी जुड़ जाता है, यहाँ से भी जुड़ जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। इसी को कहते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड। अब देखो यहाँ से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के आइटम को डोनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये पहला हो गया। और उसी मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यानी कि एक इथिलीन डायमंड जो है वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। कितनी बनाता है? दो। यहाँ से एक बनाता है और यहाँ से एक बनाता है। तो एक ही इथिलीन डायमाइड जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, वो मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। कितने? दो। सही है? तो एक ही इथिलीन डायमाइड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो तीन इथिलीन डायमाइड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ जुड़ेंगे? 6। यानी कि सिंपल सा फंडा है, एक इथिलीन डायमाइड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, इसीलिए हम इसको बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। इसीलिए कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो आपको कहा जाए कि तीन इथिलीन डायमाइड कितने बनाएंगे, तो आपको पता है 3 × 2 = 6। तो ये कितने बनाता है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से हो गया 6। सही है? तो देखो यहाँ पे लिखा है अमोनिया 6, तो इस केस में तो क्लियरली मेंशन है कि अमोनिया 6 बॉन्ड बनाएगा और जो भी होगा वो होगा 6 बॉन्ड बनाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसी जो केसेस रहती है जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अब आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये पता होना चाहिए कि ये बाबा इथिलीन डायमाइड एक बाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों है ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास दो डोनेटिंग साइट है, नाइट्रोजन। सही है? तो इस केस में हम इसको कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक ही मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 में काउंट करेंगे। तो एक इथिलीन डायमाइड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 इथिलीन डायमाइड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं मेटल के साथ उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाता है 6। क्लियर है यहाँ पे? इसकी मैं डेफिनेशन भी लिखा के देता हूँ यहाँ पे नीचे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। हमने डेफिनेशन समझी है, लेकिन मैं एक बार वर्डिंग में लिखा के देखा हूँ। इट इज़ अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, it is a number of coordinate bond around central metal atom or ion formed by ligand, सही है? ये एक डेफिनेशन है, उसमें और एक डेफिनेशन ऐड कर दो।
और बोल के, इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड around atom formed by ligand. तो ये चीज़ इसमें गौर करके याद रखो कि यहाँ पे देखो, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन फॉर्म बाय लिगेंड, यानी कि लिगेंड से जो आपको अगर ये डोनेट होता है, लिगेंड से जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो वहीं पे जितने लिगेंड अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। मान लो आपके पास ऐसा है, यहाँ पे मैंने ले लिया Na2, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, वेट, तो एग्जांपल तो मैं यहाँ पे देख लो इसका, हाँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं K4 FeCN6। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डायरेक्टली पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऐसा पूछा जाए, तो यहाँ पे देखो लिगेंड कितने हैं यही देखना है, इसके बाहर जो भी चीज़ें उसको नहीं देखना है। ये जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितने भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। अगर ये K4 यहाँ पे पीछे लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, सही है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो यहाँ पे 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्लियर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड्स ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl लगाया, मान लो Cl लगाया, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, अगर इसके आगे मैंने Cl लगाया तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में ऐसा होगा कि यहाँ पे जो है ये अपने ये हाइपोथेटिकल है, इसको मत लिखो, ये ऐसा एग्जांपल नहीं बनता है, मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है वो न्यूट्रल नहीं होते, सही तरीके से नहीं बैठते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर Cl है तो इसको भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर में कंसिडर मत करो। ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में, ब्रैकेट के राइट साइड में जो भी चीज़ें है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए प्रेफर नहीं की जाती है। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे देखते हैं, अब हमें एक टेबल बनाना है, मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखो मेटल आयन, फिर उसको लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद लिखो एग्जाम्पल, इसके बाद लिखो एग्जाम्पल। अब मेटल देखो, पहला मेटल लिखेंगे आप Ag+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है +1, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है 2, और एग्जाम्पल क्या रहता है AgNH3 2+। इसके बाद सेकेंड, यहाँ पे लिखो Cu2+, Na2+, या फिर लिखो Zn2+, यहाँ पे लिखो Cd2+, Hg2+, Pt2+। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 4। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे CuNH3 4 2+। इसको बराबर बॉक्सिंग कर लो, ऐसे चल रहा है कुछ तो, हाँ, तो ये बराबर एडजस्ट कर लो आप अपने हिसाब से, टेबल बना लो, सही। इसके बाद थर्ड Fe3+, कॉमा CO3+, कॉमा Cr3+, इसका +3 रहता है, 6 रहता है, और CONH3 6 3+। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, Ag
जो रहता है +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता है। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहता है और इसका एग्जांपल मैंने बताया। आगे देखते हैं, ये जो CuNi Zn Cd HgPt ये कहीं पे भी आपको दिखेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 कंसिडर करना है। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है और इसका एग्जांपल है। आगे FeCOCr इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6 और इसका मैंने एग्जांपल बताया। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली क्या है कि एक शॉर्टकट ट्रिक है इसमें कि आपको क्या करना है, ये पूरा टेबल याद करना है। ये तो चीज़ पूरी तरीके से क्लियर है कि ये पूरा टेबल याद करना है, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। ये टेबल याद ही करना है, इसमें नो डाउट। आप रटो, देखो, समझो या फिर किसी भी तरीके से याद रखो आप आपके हिसाब से, लेकिन ये तो याद रखना है। बस इसमें एक चीज़ क्या है कि आपको काफ़ी बार हेल्प कौन सी करती है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो, तो आपको कोऑर्डिनेट नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन कोऑर्डिनेट नंबर के ऊपर काफ़ी बार आता है, तो उस केस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर तो याद हो जाता है लेकिन कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो याद नहीं रखना है। वो कैसे याद रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो इसका मल्टीपल 2 है, 2 है तो इसका 4 है, 3 है तो 6 है। तो आप हमेशा क्या करो, सबको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखो और कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो अपने आप याद हो जाएगा उसके डबल में। सही। अब और एक बचा है हमारे पास, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। 4 नंबर में देखेंगे हम SN4+ और ये PT4+। अब इसका एक्सेप्शन भी मैं आपको बता दूं, ये +4 रहता है, ये 6 रहता है और यहाँ पे हम लिखेंगे PT NH3 6 और ये 4+। इसका मैं एक्सेप्शन भी आपको बताता हूँ। 5th नंबर का MO 4+, तो ये +4 आता है, ये 8 आता है और ये आता है MO CN8 -4। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में बताता हूँ, SN और PT4 सही है। तो टिन और प्लैटिनम में होता क्या है, टिन और प्लैटिनम में होता क्या है कि इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन कोऑर्डिनेट नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। ये एक एक्सेप्शन है कि 4 के बाद 8 आना चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टिन और प्लैटिनम जो रहता है जिसके ऊपर +4 चार्ज है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इसे डबल नहीं कर सकते, बाकी सबको डबल करो। 4 को 8 करो, मोलिब्डेनम को 8 करो चलता है, 3 को 6 करो, 2 को 4 करो, 1 को 2 करो। सब में ये लॉजिक फिट होता है, बस इसी केस में ये लॉजिक फिट नहीं होता है। सही है। तो मैंने आपको ये चीज़ें सारी बता दी। अब आगे हम और भी कुछ कॉम्प्लेक्स लेंगे थोड़े। अब तक हमने एक ही कॉम्प्लेक्स लिया, अब क्या करेंगे, एक से ज़्यादा 2 कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसको जोड़ देंगे और उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरीके से बनता है ये हमें देखना है। लेकिन वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए फिर से ये टेबल याद होना ज़रूरी है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के लिए आपको 2 टेबल्स याद होनी ज़रूरी है। वैसे ही अगर 2 कॉम्प्लेक्स को लिया, उसको जोड़ दिया, तो अगर उसका IUPAC नेम बनाना है तो हमें ये टेबल याद होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ बनती है। बाकी पिछला भी याद होना चाहिए सब कुछ, और ये आगे का भी याद होना चाहिए, यानी एक साथ सारी चीज़ें याद करनी है, तभी जाके वो अगले लेक्चर वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हमसे बनेंगे। सही है। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं।